हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेमेडियल टीचिंग पे। रेमेडियल टीचिंग आपका जो एरर्स वाला टॉपिक हमने इससे पहले पढ़ा था उससे बहुत रिलेटेड है। तो अगर आपने वो वाला चैप्टर मतलब एरर्स वाला चैप्टर पढ़ लिया है तभी आप रेमेडियल टीचिंग को पढ़िएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है, और इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉमन सेंस बेस्ड हैं। तो इस चैप्टर को हम समझेंगे और फिर हम क्वेश्चंस के थ्रू भी कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉमन सेंस बेस्ड हैं, वो किसी भी थ्योरी पे बेस्ड नहीं है। तो हमें ये चैप्टर में अपना ध्यान लगाना है, अपनी कॉमन सेंस लगानी है और अच्छे से देखना है कि कैसे जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि रेमेडियल टीचिंग का क्या मतलब है। अब आप देखते हैं कि क्लास में जो बच्चे होते हैं वो सारे जब टीचर से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं टीचर के पढ़ाने के बाद भी वो गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, ये बड़ा कॉमन है। अगर हम ये सोचेंगे कि बच्चे गलतियां नहीं करते तो हम गलत हैं। सारे बच्चे कहीं ना कहीं क्लास में या अपने जीवन में गलतियां जरूर करते हैं। अब कुछ तो टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी सोच गलत होती है। उनको लगता है कि बच्चे इसलिए गलतियां कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं लगा रहे हैं, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। कुछ टीचर्स ऐसा भी सोचते हैं कि जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं वो डल चिल्ड्रन है, मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं है, उनके दिमाग नहीं है। और फिर टीचर्स ये भी करते हैं कि वो बच्चों की मिस्टेक्स को इग्नोर करते हैं, ये सोचते हुए कि ये बच्चे तो डल चिल्ड्रन हैं, इंटेलिजेंट नहीं है, ये बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं तो इनमें बच्चों की ही गलती है और इन मिस्टेक्स को सुधारा ही नहीं जा सकता, इसलिए इन बच्चों पे ध्यान देना जरूरी नहीं है। मतलब इन बच्चों को इनकी मिस्टेक्स के साथ छोड़ दिया जाए, ये सारे जीवन मिस्टेक्स करते रहेंगे, इस चीज का कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टीचर का एटीट्यूड है वो एक गलत एटीट्यूड है। टीचर सोच रही है कि जो बच्चों की गलतियां हैं वो बच्चों के कम दिमाग होने के कारण या कम मेहनत करने के कारण हो रही हैं, और वो मिस्टेक्स को सुधारना इम्पॉसिबल है। बच्चे सारी जिंदगी ऐसे ही गलतियां करते रहेंगे, उनकी गलतियों को कोई सुधार नहीं सकता। लेकिन ये एक गलत थिंकिंग है ना? क्योंकि टीचर का तो ये फर्ज बनता है कि वो बच्चों की गलतियों को सुधारे। पहले तो उन गलतियों को पकड़े और देखे कि ये गलतियां क्यों हो रही हैं, फिर उन गलतियों को सुधारे। यही बेसिकली डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग है। डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग का मतलब क्या है? डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि आप बच्चों की गलतियों को पकड़ें, कि बच्चे कहाँ गलतियां कर रहे हैं, क्यों गलतियां कर रहे हैं, बच्चे की सोच क्या है। जब वो कोई भी मैथ्स का सम कर रहा है तो उसकी सोच क्या है, ठीक है। इसको हम डायग्नोस्टिक बोलते हैं। जब हमने डायग्नोस कर लिया, जैसे कि डॉक्टर एक बीमारी को डायग्नोस कर लेता है, पकड़ पकड़ लेता है, तो हमें उसकी रेमेडी मतलब इलाज करना होता है। तो डायग्नोस्टिक में हम ये पकड़ते हैं कि बच्चा क्या गलतियां कर रहा है, क्यों गलतियां कर रहा है, और रेमेडियल में हम उसका सलूशन ढूंढते हैं कि इन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज क्लास में बच्चा 2 इंटू 3 को 5 लिखता है, 2 इंटू 4 को 6 लिखता है, 2 प्लस 3 को 6 लिखता है जबकि ये 5 होना चाहिए था, 2 प्लस 4 को 8 लिखता है जबकि ये 6 होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चा इंटू और प्लस वाले सम्स गलत कर रहा है। 2 इंटू 3 को 6 लिखना था, 5 लिख रहा है, 2 प्लस 3 को 5 लिखना था, 6 लिख रहा है। और जब आप इन सारे सम्स को एनालाइज करेंगे तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि बच्चा प्लस और इंटू में कंफ्यूज हो रहा है। वो इंटू को प्लस समझ रहा है और यहाँ पे वो प्लस कर रहा है, 2 इंटू 3 को 2 प्लस 3 5 लिख रहा है, 2 इंटू 4 को 2 प्लस 4 6 लिख रहा है। इसी तरह वो प्लस को इंटू से कंफ्यूज कर रहा है, 2 प्लस 3 को 2 इंटू 3 6 और 2 प्लस 4 को 2 इंटू 4 8 लिख रहा है। तो यहां पे आप बहुत आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं कि बच्चा गलतियां तो कर रहा है और क्यों कर रहा है, आप ये भी पता लगा सकते हैं। मतलब यहां पे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि बच्चा गलतियां इसलिए कर रहा है क्योंकि वो प्लस और इंटू में कंफ्यूज हो रहा है। तो जब आपने ये डायग्नोज कर लिया तो इसके लिए जो रेमेडियल टीचिंग है, इसका जो इलाज है वो बहुत आसान हो जाएगा। जब हमें बीमारी ही पता लग गई, उसका इलाज करना तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो उसका इलाज क्या होगा? बच्चे को थोड़ा प्यार से समझाएंगे और बताएंगे कि इंटू और प्लस अलग अलग हैं, और इंटू का मतलब क्या होता है और प्लस का मतलब क्या होता है। और जैसे ही बच्चे को ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि इंटू और प्लस में फर्क है, और इंटू एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन है और प्लस एक्चुअली में एडिशन है,
तो बच्चा आगे के जो भी आप सम्स उसको देंगे उनको आसानी से ठीक कर देगा। आपको और कोई कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, बस उसकी कंफ्यूजन को दूर करना है। तो ठीक है, आप यहाँ पे अब देख सकते हैं कि कैसे टीचर का ये फर्ज बनता है कि वो बच्चे की गलतियों को देखकर पहले डायग्नोस करे, पहले पता लगाए कि ये गलतियां क्यों हो रही हैं, और फिर उसकी रेमेडी भी दे, उसका सोल्यूशन भी ढूंढे। अब जो डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग होती है वो सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों की गलतियां सुधारने के लिए ही होती हैं। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग का एक और मतलब भी है, वो है फीडबैक टू टीचर्स। अब फीडबैक टू टीचर्स कैसे? अब सपोज कीजिए क्लास में टीचर ने कौन का कंसेप्ट समझाया, लेकिन कौन पढ़ाते हुए टीचर ने कौन को ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया, बच्चों को एक्चुअली में कौन नहीं दिखाया। अब बच्चों ने कौन समझ लिया, जैसे तैसे कुछ तो समझ लिया, और टीचर को लगा कि बच्चों को कौन समझ आ गया, लेकिन जब टीचर ने अगले दिन क्लास में टेस्ट दिया कौन का, तो सभी बच्चे टेस्ट में फेल हो गए। अब इस केस में क्या हो रहा है कि सारे बच्चे ही क्लास में उस कंसेप्ट को समझ नहीं पाए हैं। तो इससे ये डायग्नोज नहीं करेंगे कि बच्चे क्यों नहीं समझ पाए हैं, मतलब ये भी डायग्नोज करेंगे कि बच्चे क्यों नहीं समझ पाए हैं, लेकिन जब हम डायग्नोज करेंगे तो गलती टीचर की ही निकलेगी। क्योंकि सभी बच्चे फेल हो गए हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं टीचर के पढ़ाने में ही गलती है, टीचर की जो स्ट्रैटेजी है, टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो गलत है ना। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक में हमें ये पता लग जाएगा कि गलतियां बच्चे तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टीचर ने सही तरीके से नहीं पढ़ाया है। तो उसकी रेमेडी क्या होगी कि टीचर अपने पढ़ाने के तरीके को सुधारे, कुछ नए तरीके अपनाए जिनसे बच्चे समझ सकें। जैसे कि कौन के कंसेप्ट को समझाने के लिए पहले टीचर ने सिर्फ ब्लैक बोर्ड यूज किया था, लेकिन अब टीचर क्लास में एक्चुअली एक कौन लेके आएगी, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। जब बच्चे एक्चुअली में कौन को देखेंगे तो वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि कौन कैसा होता है, कैसा दिखता है, और इसका वॉल्यूम एरिया, सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल में कई बार हम डायग्नोस करते हैं और ये पहचान लेते हैं कि बच्चा क्या गलतियां कर रहा है और उस गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है, और उसके लिए फिर हम रेमेडियल टीचिंग देते हैं। लेकिन कई बार डायग्नोस्टिक टीचिंग में ये भी निकल के आता है कि टीचर ही गलत पढ़ा रहा है, टीचर की जो स्ट्रैटेजी है, टीचर की जो तरीके हैं पढ़ाने के वो अच्छे नहीं है, इसलिए टीचर को ही अपने तरीकों को बदलकर बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग करनी पड़ेगी। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। सम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आर रिपीटेडली नॉट एबल टू डू वेल इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशंस एंड टेस्ट, एज अ टीचर यू वुड। कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे रिपीटेडली मैथमेटिक्स के एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, एज अ टीचर अब क्या करेंगे? एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट डूइंग वेल। कि आप उनको बताएंगे कि अगर वो क्लास टेस्ट में अच्छा नहीं करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे और आगे जाके सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाएंगे। ये गलत है, क्योंकि बच्चे क्लास में रिपीटेडली गलत कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, इसके पीछे कुछ और रीजन है। अगर आप उनको डराएंगे, धमकाएंगे, तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है। गिव मोर टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, ये भी गलत है। ये आंसर हो सकता था, लेकिन रिपीटेडली मतलब कि आपने काफी बार उनको पढ़ाया है लेकिन बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं, तो उनको और टेस्ट देने से कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो दोबारा से फेल हो जाएंगे, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। डायग्नोज द कॉज एंड टेक्स स्टेप्स फॉर रेमिडिएशन, ये बिल्कुल सही है कि आपको बेसिकली डायग्नोज करना पड़ेगा कि वो बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, जब आप ये डायग्नोज कर लेंगे तभी आप एक एक्चुअल कॉज को समझ पाएंगे और उसके लिए रेमेडियल टीचिंग यानी कि रेमेडिएशन दे पाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि चिल्ड्रन अक्सर करते हैं एग्जाम्स में। ये मिस्टेक समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इन कॉमन मिस्टेक्स को समझेंगे और इनके सॉल्यूशंस को भी समझेंगे तभी हम क्लास में बच्चों को पढ़ा पाएंगे। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक्स या कॉमन जो एक चीज दिखती है क्लासेस में वो ये होता है कि कुछ बच्चे ऑरल टेस्ट में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने आंसर दे दिया, लेकिन जब रिटर्न एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं वो गलतियां कर देते हैं। जैसे कि अगर वो एग्जाम आपका हिंदी का है तो मतलब वो मात्रा गलत डाल देंगे, छोटी की जगह बड़ी डाल देंगे। मैथ्स करते हुए वो कहीं ना कहीं स्टेप्स मिस कर देंगे या कैलकुलेशंस गलत कर देंगे। तो ये अक्सर होता है कि बच्चा ओरल एग्जाम बहुत सही से दे देगा लेकिन रिटन एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ले पाएगा, यहां तक कि फेल भी हो जाएगा। तो इस चीज का क्या सोल्यूशन है? आप कैसे जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हैं उसको रिटन एग्जाम में भी एक्सपर्ट बना सकते हैं, प्रोफिशिएंट बना सकते हैं? इसका बेसिकली सोल्यूशन है कि आप उन बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दीजिए जिनके सॉल्यूशंस हों
और उन सॉल्यूशंस में बीच बीच में चीजें मिसिंग हो, जैसे कि फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है, फिर थर्ड स्टेप हो गया और सेकंड स्टेप मिसिंग है, और बच्चों को आप उन मिसिंग गैप्स को पूरा करने के लिए बोलिए कि इन सॉल्यूशंस के बीच में जो चीजें मिसिंग हैं उनको लिखिए। और जब बच्चा ये करेगा, मिसिंग गैप्स को भरेगा, तो उसको पूरा सॉल्यूशन समझना पड़ेगा। तो अपने आप उसको रिटन एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाएगी, उसको पता लग जाएगा कि कैसे अपने आप को रिटन एग्जाम में एक्सप्रेस करना है और अपने थॉट्स को कॉपी पे उतारना है। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं स्पेशली एक्सपोनेंट्स में, अब आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 बच्चों को देंगे तो कुछ बच्चे इसको 4 टू द पावर 5 कर देंगे, मतलब वो 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके 4 लिख देंगे और 2 और 3 को प्लस करके 5 लिख देंगे, या फिर 4 की पावर 6 ही लिख देंगे। 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके 4 लिख दिया और यहां पे भी 2 इंटू 3 को प्लस करने की बजाय मल्टीप्लाई कर दिया और 4 की पावर 6 बना दिया। ये दोनों गलत हैं। इसका आंसर वैसे तो होगा 2 रेज टू द पावर 5, बेस सेम रहेगा, 2 और 3 ये प्लस हो जाएंगे तो बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 5। तो अगर आप 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके 4 लिख रहे हैं वो तो गलत ही है। साथ में अगर आप जो पावर में 2 और 3 है इनको भी मल्टीप्लाई करके 6 लिख रहे हैं वो भी गलत है। ठीक है, ऐसे ही बच्चे डिवाइड में भी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि 9 स्क्वायर और 3 स्क्वायर हैं, कई बार बच्चे इसको डिवाइड करके 3 लिख देते हैं, वो 2 और 2 को काट देते हैं और 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं। तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बच्चे ने इन 4 सम्स को ऐसे सॉल्व किया है, तो बच्चा किस प्रकार की गलतियां कर रहा है। तो आपको उन मिस्टेक्स में बेसिकली कॉमन पैटर्न ढूंढना है कि बच्चा इस टाइप की मिस्टेक हर क्वेश्चन में कर रहा है, इसलिए बच्चे को इस पर्टिकुलर चीज का कंसेप्ट नहीं समझ में आया है। अब एक और कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि जब भी हम किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमेशा बड़ा आता है। जैसे कि हमने 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। तो यहाँ पे 4 2 से बड़ा है, यहाँ पे 10 5 और 2 से बड़ा है। तो बच्चों को लगता है कि जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो उन दो नंबर से बड़ा होगा जिनको हमने मल्टीप्लाई किया था। लेकिन ये एक गलत कंसेप्ट है, क्योंकि अगर हम सपोज कीजिए डेसिमल में दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 और 0.2, या फिर आप इनको फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं, 0.5 और इंटू 0.2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.1, जो कि 0.5 और 0.2 से छोटा है। तो बच्चों का ये कंसेप्ट भी बहुत बार वीक होता है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कभी छोटा नंबर भी आ सकता है, बच्चों को इस चीज की धारणा नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज को जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की कि इस चीज को हम कैसे बच्चों को समझा सकते हैं कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर है वो नंबर से छोटा भी आ सकता है, इसके लिए हम ग्रिड पेपर का यूज कर सकते हैं। ग्रिड पेपर में बेसिकली अगर आपको 0.8 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो आप बेसिकली यहां पे 8 कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। एक कॉलम आपका जैसे 0.1 हो गया तो आपने 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8, ठीक है। और 0.2 को रिप्रेजेंट करना है जो कि दूसरा नंबर है, उसके लिए आप दो रोज सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप यहां पे आपने दो रोज सेलेक्ट कर ली। अब जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आप इन चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इनको ओवरलैप करना पड़ेगा कि इन दोनों में जो आपने चीजें सेलेक्ट की हैं उनको एक ही ग्रिड पेपर पे उतारना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि इसका जो आंसर होगा वो येलो और रेड का जो कॉमन एरिया है जो ये है, ये वाला होगा। ठीक है, तो इससे बच्चों को खुद पता लग जाएगा कि पहले नंबर का एरिया येलो था, दूसरे नंबर का एरिया रेड था, और जब हमने मल्टीप्लाई करके जो कॉमन एरिया निकाला है वो दोनों एरिया से कम है, इसलिए ये वैल्यू 0.8 और 0.2 दोनों से कम है। तो ग्रिड पेपर से बच्चों को ये समझाना थोड़ा आसान हो जाता है। आपको कई लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, क्या बच्चों को ये भी समझाना पड़ता है? आंसर है जी हाँ, हम सब इस स्टेज से गुजर चुके हैं कि कभी कभार हमें इन चीजों का पता ही नहीं होता, तब हम छोटे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि 0.8 और 0.2 को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो 0.8 और 0.2 दोनों से छोटा होगा। तो इसी के लिए हमें ये चीजें ग्रिड पेपर यूज करके बच्चों को समझानी है, और ग्रिड पेपर में बेसिकली हम दोनों नंबर्स को, एक को कॉलम से एक को रोज से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उनका जो कॉमन एरिया होता है वो उसका आंसर आ जाता है। अब मैं आपको दो स्ट्रेटजीज कुछ और बताऊंगा जिसको हम रीग्रुपिंग और कंपनसेटिंग कहते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको एरर्स चैप्टर्स में समझा चुका हूं, यहाँ पे फिर मैं इसको दोबारा से इंक्लूड कर रहा हूं
ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इन कंसेप्ट्स के बेसिस पे भी रेमेडियल टीचिंग में काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी इन क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी है। चलिए अब हम कुछ और स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं जो कि बच्चे यूज करते हैं स्पेशली छोटी क्लासेस में और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। दो स्ट्रैटेजीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रीग्रुपिंग एंड कंपनसेटिंग। रीग्रुपिंग में क्या होता है कि जब आप छोटे बच्चे को दो नंबर्स का जो कि दोनों 2 डिजिट्स के हैं उनका सम करना सिखाते हैं, तो बेसिकली आप उनको कैरी ओवर का फंडा समझाते हैं कि 7 और 3 10 हो गया, मतलब 10 बार 1। ठीक है, 10 बार 1 मतलब 10, तो 7 और 3 10 हो गया। तो आप कहते हैं कि 0 को तो यहां रख दो लेकिन 1 को ऊपर ले जाओ। मतलब आपने जो 10 के 10 1 है आप उनको ऊपर ले गए, मतलब 1 को आपने कैरी ओवर ले लिया और फिर 1 कैरी ओवर प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो टोटल आंसर 30 आ जाएगा। तो यही चीज जहां पे हम 7 और 3 10 लिखने की बजाय 0 लिख के 1 को नेक्स्ट प्लेस पे ले जाते हैं, उसी को हम रीग्रुपिंग बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल फंडा है, बस आपको इतना याद रखेंगे तब भी चलेगा, जो कैरी ओवर हम करते हैं फर्स्ट प्लेस से सेकंड प्लेस पे, उसको हम रीग्रुपिंग कहते हैं। कंपनसेशन क्या होती है? कंपनसेशन मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जिसे हम नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको 97 प्लस 64 का सम निकालना है। अगर आप मेंटली 97 और 64 का सम निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद इतनी जल्दी नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आप कंपनसेशन की टेक्निक यूज करके इसको ब्रेक कर लेंगे, आप 97 प्लस 3 लिखेंगे प्लस 61 लिखेंगे, तो आप बहुत जल्दी ये सॉल्व कर पाएंगे कि 100 प्लस 61 161 होगा। तो यही टेक्निक जिसमें हम दो नंबर्स या उससे ज्यादा नंबर्स को सॉल्व करने के लिए उनको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 97 प्लस 3 लिख लिया, इसी को हम कंपनसेशन कहते हैं, ताकि हम अपनी कैलकुलेशंस को मेंटली थोड़ा जल्दी और इजीली कर पाए। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड पास्ट ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल और कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं और आपको इन क्वेश्चन से आसानी से कर लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। Anil is able to answer all the questions orally but commits mistakes while writing the solutions of problems. The best remedial strategy to remove errors in his writing is, कि जो अनिल हैं वो सारे क्वेश्चंस को ऑरली तो आंसर कर देते हैं, बट जब रिटन एग्जाम होता है, जब उनको सॉल्यूशंस को राइट करना पड़ता है, तो वो बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। ऐसे बच्चे के लिए यानी कि अनिल के लिए क्या रेमेडियल स्ट्रेटेजी बेस्ट होगी ताकि वो रिटन एग्जाम्स में भी अच्छा परफॉर्म करने लगे? पहली ऑप्शन है गिविंग हिम एन असाइनमेंट ऑफ 10 प्रॉब्लम्स एवरी डे, ये बिल्कुल सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा है कॉलिंग हिम आउट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये भी बिल्कुल सोल्यूशन हो सकता है। तीसरा है प्रोवाइडिंग हिम विद अ वर्कशीट विद पार्शली सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स टू कंप्लीट द मिसिंग गिव्स, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था कि बेस्ट सोल्यूशन ऐसे केस में जिसमें बच्चा ऑरली तो टेस्ट में अच्छा करे पर रिटन एग्जाम में अच्छा ना करे, उस चीज के लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि आप बच्चे को क्वेश्चंस दें और उनके पार्शियल सॉल्यूशंस दें, जिनमें सॉल्यूशंस में बहुत सारे गैप्स हों, कुछ स्टेप्स मिसिंग हो, कुछ वैल्यूज मिसिंग हो, और बच्चे को उन स्टेप्स और वैल्यूज को फुलफिल करने के लिए कहें। तो बच्चा जब उस चीज को करेगा तो उसको रिटन चीज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसको पता लग जाएगा कि अपने थॉट्स को, अपने माइंड को कैसे पेपर पे उतारना है। इसलिए इसका बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन शायद आपको थोड़ा अच्छे से ना दिख रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और हमें स्क्रीन पे इसको इसी फॉन्ट में लाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा वाज असेसिंग द स्टूडेंट्स वर्क ऑन एक्सपोनेंट्स, वन ऑफ द रिस्पॉन्स शीट वाज एज फॉलोज, कि मिस्टर शर्मा अपने बच्चों की आंसर शीट को एनालाइज कर रहे थे और एक आंसर शीट में एक बच्चे ने ऐसे लिखा था कि 2 रेस्ट पावर 3 इंटू 2 रेस्ट पावर 5 इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 8। बिल्कुल सही किया है बच्चे ने ये। दूसरा है 3 रेस्ट पावर स्क्वायर इंटू 4 रेस्ट पावर स्क्वायर, बच्चे ने किया है 12 की पावर 4, ये बच्चे ने गलत कर दिया है। फिर 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5, बच्चे ने लिखा है 3 की पावर -2, ये भी बच्चे ने बिल्कुल ठीक किया है। 7 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 14, आंसर है 7 की पावर 6, ये भी बच्चे ने बिल्कुल ठीक किया है। 9 की पावर 3 प्लस 18 की पावर डिवाइडेड बाय 18 की पावर 6, बच्चे ने लिख दिया है हाफ की पावर 3। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे ने बेसिकली
ऑप्शन बी और ऑप्शन ई में गलत आंसर किया है। और इन दोनों ही ऑप्शंस में आप देख रहे हैं कि जो बेस है वो अलग है। अगर आप ऑप्शन ए, सी और डी में देखें, बेस दोनों नंबर्स का 2 है, फिर दोनों नंबर्स का 3 है, फिर दोनों नंबर्स का 7 है। लेकिन ऑप्शन बी और ई में जो दोनों नंबर्स हैं उनका बेस अलग है। ऑप्शन बी में एक नंबर का बेस 3 है, एक नंबर का बेस 4 है। ऑप्शन ई में एक नंबर का बेस 9 है, एक नंबर का बेस 18 है। सो क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिस्पॉन्स शीट मिस्टर शर्मा कैन मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, के इस रिस्पॉन्स शीट के बेस पे मिस्टर शर्मा क्या ऑब्जर्वेशंस देख सकते हैं। अब देखिए, ऑब्जर्वेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है कि बच्चा जो सेम बेस वाले सम है उनको सही से कर रहा है, लेकिन जहां पे बेस अलग हो जाता है वहां पे बच्चा गलतियां कर रहा है। और अगर मैं ऑप्शन 4 देखूं तो वहां पे बहुत क्लियरली लिखा है, ऑप्शन है, चाइल्ड हैज अंडरस्टूड द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर केसेस वेयर द बेस इज सेम एंड हैज मिस्ड द कंसेप्ट फॉर द केस वेयर द बेस इज डिफरेंट। कि बच्चा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझ गया है, लेकिन उन्हीं केसेस में जिनमें बेस सेम है और जिनमें बेस अलग हो जाता है वहां पे बच्चा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को नहीं समझ पा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ गिवन रेक्टेंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव अ सेम एरिया, however many class 4 students respond that parallelogram has a larger area. How can a teacher help the students to understand that the areas are same?